नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन टूटकर बिखर गया। आपसी मतभेद से 240 सांसद किस काम का। इंडिया गठबंधन एक विकल्प बना था इस देश के अंदर। हर किसी को उम्मीद था कि एक मजबूत विपक्ष होगा या सरकार को चुनौती देगा और सरकार बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी, शायद कुछ रोजगार मिल जाएगा, कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन मुकाबला कड़ा हुआ 2024 का और इंडिया गठबंधन 240 पर टिक गया। 240 सांसद जीत करके इंडिया गठबंधन के आए और 240 पर ही भारतीय जनता पार्टी आई जीत करके चुनाव। 53 सांसद एनडीए गठबंधन को सपोर्ट कर गए, भारतीय जनता पार्टी को। इंडिया गठबंधन क्यों नहीं सपोर्ट ले पाया? अगर इंडिया गठबंधन नीतीश नायडू को उस वक्त मान्यता दिया होता और उनके कोशिश की होती तो फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? एक कारण इसमें यह तो समझ आया कि उस समय ठीक है, राष्ट्रपति महोदया जो हैं वह भारतीय जनता पार्टी की खासम खास हैं, उसी की मेंबर रही। मोदी ने बनाया था तो मोदी के लिए उन्हें कुर्बानी भी देनी थी, तो वह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को इनवाइट करती। यह नियम भी कहता है, भले राज्यपाल राज्यों के अंदर नहीं करते हैं, खास करके जब विपक्ष सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरता है तो राज्यपाल नहीं कहते पहले बहुमत साबित करो, जैसे तमिलनाडु में टीवीके के साथ किया। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के आए, उसमें 76 सांसद संदिग्ध दायरे में आ रहे थे कि वह जीते नहीं, जिताए गए हैं। यह बात मैं एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार कह रहा हूं कि एडीआर के संस्थापक प्यारे लाल गर्ग ने, जो इन सब चीजों पर जो संगठन ध्यान रखता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन एडीआर की तरफ से पढ़ा है और न्यायपालिका इस पर सोच भी नहीं रहा है। 2 साल की सरकार चली गई, हो गई, 3 साल कार्यकाल बचा है, लेकिन न्यायपालिका के पास वक्त नहीं है कि इस देश में एक लोकतंत्र स्थापित है और संविधान है जिसके तहत सरकार चलती है, लेकिन उस सरकार के लिए वह संवैधानिक है या संवैधानिक नहीं है, इस बात पर सुनवाई करने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। लेकिन बाकी के मामलों के लिए है। जबकि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायक पालिका, यह जो पालिकाएं हैं एक संवैधानिक संस्था है, इस पर वही होना चाहिए जो उसके दायरे में है। लेकिन कहते हैं कि जब मिली जुली दुकान है तो हर माल 10 रुपए के भाव। ऐसी परिस्थिति में इंडिया गठबंधन का चांस नहीं था कि वह स्टार्टिंग में कर सकता। लेकिन उसके बाद, सरकार बनने के बाद भी एक वक्त ऐसा आया, 3 बार यह मौका इंडिया गठबंधन को मिला जिससे इंडिया गठबंधन इस सरकार की व्यवस्था को पलट सकता था। और जिस दिन यह सरकार बनी उस दिन 30 लाख करोड़ रुपए का शेयर मार्केट क्रैश कर गया। 30 लाख, सोचिए, एक छोटा अमाउंट नहीं है। हमारे देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रैलियों और सभाओं में यह कहता था कि शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, 450 पार आ रहे हैं, शेयर मार्केट उछाल मारेगा। लेकिन आप दर्शक जानते हैं, यह चंद उन उद्योगपतियों के लिए यह स्कीम था पैसे लूटने का
कि 450 के माहौल में शेयर मार्केट धड़ाम उछल रहा था, और जब 450 की जगह 240 पर आई तो धड़ाम हो गया। मध्यम वर्ग के लोग लूट गए, बर्बाद हो गए, और उद्योगपति बड़े बड़े पैसे कमा के लाल हो गए। ऐसे में इस बात का जवाब तो इस सरकार के पास नहीं है। प्रधानमंत्री हमारे इनको प्रचार मंत्री कहें या सेल्समैन कहें, कभी पेटीएम का प्रचार करने लगते हैं, कभी टॉफी का इटली जाके प्रचार करने लगते हैं ब्रिटेनिया का, और कभी शेयर मार्केट का करने लगते हैं। तो शेयर मार्केट में तो दलाल होते हैं, तो क्या हमारे प्रधानमंत्री दलाल है, मीडिएटर, जो भाव बढ़ा और चढ़ा रहे हैं और गिरा रहे हैं? और वही मीडिया 450 के पार कैसे पहुंचाए, किधर से एक सीटें खींच लाए। उत्तराखंड में 5 सीट है लोकसभा की, तो वह 7 सीटें जोड़ने लग जाता था। मीडिया इस कदर चला। अगर अन्ना हजारे आंदोलन को, जो रामलीला मैदान में हुआ, और उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने भी ऐसे दमनकारी अगर नीतियां अपनाई होती तो क्या आज मोदी प्रधानमंत्री होते? लेकिन 3 मौके जिसमें इंडिया गठबंधन इस सरकार को पलट सकता था, और प्रधानमंत्री का ऑफर नीतीश और नायडू को मिला। अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कांग्रेस ने भी कहा। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात कही कि हम कांग्रेस के पास 100 सीटें हैं, 172 सांसद कोई भी लाए और 100 हमारे समर्थन बगैर शर्त के। सरकार में हिस्सेदारी भी नहीं चाहिए, व्यवस्था पलटना है। लेकिन लाना तो दूर, आपस में ही टकराव हो गया। एक मतभेद इंडिया गठबंधन में शुरू से रहा, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए एनडीए गठबंधन में रह रहे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इंडियन एक्सप्रेस के दिए लेख में यह जिक्र किया कि कांग्रेस से तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, कांग्रेस से तो हमारे रिश्ते खराब है ही नहीं, और जो गलतफहमी में है वो अपनी गलतफहमी दूर कर दे कि कांग्रेस के वजह से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से नहीं आए थे। उसका कारण ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल थे, नहीं तो कांग्रेस तो संयोजक क्या, वो प्राइम मिनिस्टर तक बनाने के लिए तैयार थी। यानी कि कांग्रेस से रिश्ते अच्छे हैं। अब दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि एनडीए गठबंधन के अंदर बिखराव हो रहा है। 16+2 18 सांसद आउट होने वाले हैं। 16+2 18 सांसद आउट होंगे, और डीएमके के 22 सांसद, जो इंडिया गठबंधन की हिस्सा थी, 22 सांसद की एंट्री होगी। अब यह कहा जा रहा है कि नायडू किसी काम के नहीं रहे। चंद्रबाबू नायडू के 16 हैं और 2 पवन कल्याण के हैं, और जब यह दोनों मिलाकर के 18 होते हैं, 22 डीएमके के हैं, इंडिया गठबंधन से वह बाहर हो चुकी है। तो वह उसका बातचीत चल रहा है किससे? मोदी के साथ। तो देखिए इंडिया गठबंधन के कितने ईमानदार है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मिला था डीएमके को, और 22 सीटें मिली थी लोकसभा की तमिलनाडु में, और वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है। कहा जा रहा है, चर्चा इस बात का है कि यह बैठक महाराष्ट्र में नहीं हुआ, तमिलनाडु में भी नहीं हुआ, दिल्ली में भी नहीं हुआ, मैंगलोर में हुआ, एक गेस्ट हाउस में, और यह चर्चाएं निकल पड़ी हैं। यानी कि डीलिमिटेशन और 1 नेशन 1 इलेक्शन पर डीएमके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने जा रही है। डीलिमिटेशन इतना खतरनाक है कि डीलिमिटेशन के जरिए यह सरकार सत्ता पर काबिज होना चाहती है। डीलिमिटेशन आसाम में हुआ सीएए एनआरसी के तहत, हालांकि इस सरकार के दांव उल्टा पड़ गए, लेकिन डीलिमिटेशन के जरिए जो लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्र डिसाइड की गई,
और सीटें कम कर दी गई। एक जिले से दूसरे जिले में वोटर को डाल दिया गया। आप दिल्ली में हैं तो हरियाणा जाइए वोट डालने के लिए। जहां पर मुस्लिम समुदाय कहे या कोई और विपक्ष के जो वोटर्स हैं, विपक्ष जहां जीत सकता है वहां पर उसके दायरे को बढ़ा दो, और जहां भारतीय जनता पार्टी की चांदी है वहां 1 में 2 कर दो, 2 सीटें कर दो। इस तरह के दायरे हुए असम के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और जीत करके आ पाना इतना आसान नहीं है। असम गण परिषद का वह हाल कर दिया, न घर का न घाट का, कहीं का नहीं रह गया। जो असम का एक अच्छी खासी पार्टी थी, लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर अगर बिखराव है तो चंद्रबाबू नायडू पर एक बहुत बड़ा प्रेशर भारतीय जनता पार्टी का है कि वह अपने सांसदों का विलय कर दे भारतीय जनता पार्टी में, और पवन कल्याण के ऊपर भी कहा जा रहा है कि बात इस हद तक पड़ गई है कि अमित शाह कह रहे हैं कि अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर दो, वरना अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहो, हमसे मुकाबला करने के लिए तैयार रहो। अगर यह बात है एनडीए गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू के साथ, तब फिर यह समझ आ रहा है कि टीएमसी के 20 सांसद और 60 विधायक क्यों तोड़े गए, उद्धव ठाकरे को फिर दोबारा तोड़ने की क्यों कोशिश की जा रही है, शरद पवार के ऊपर शिकंजे क्यों कस रहे हैं, डीएमके क्यों जा रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव क्यों टूटने वाली बात उनकी चर्चाएं चालू हो रही है। यानी कि डंडा और कनपटी पे दोनों चल रहा है एक साथ। अब चंद्रबाबू नायडू ऐसे पचड़े में फंस गए हैं कि जो चंद्रबाबू नायडू के लिए गले की हड्डी भाजपा बन गई है, न निगले जा रहा है न उगले जा रहा है। लेकिन इसी बीच अगर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी तोड़ी जाएगी तो बीजेपी को कोई जो है वह इसका मतलब किसी को नहीं छोड़ेगी। इसका मतलब बीजेपी किसी को छोड़ने वाली है नहीं। अब 2 चीजें हैं कि नीतीश कुमार ने कार्यकारी की बैठक बुलाई, अंदर की बातें वैसे ही नहीं आई जैसे इंडिया गठबंधन की नहीं आई थी, और बातें बाहर जो बातें आई वह हजम नहीं हो रही है। लेकिन इस बात की का डर जेडीयू के अंदर समा गया है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी को नहीं छोड़ने वाली है और उन्हें बिहार में ऊपर उठने देने वाली नहीं है। और यह चीजें हैं तो फिर इस बात को ध्यान में रखिए कि मणिपुर को जिस तरह प्रयोगशाला बनाने की कोशिश आरएसएस ने किया, बिहार को भी वह मध्य प्रदेश की जैसे प्रयोगशाला बना देगी। फिर बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य है, प्रवासी मजदूर सबसे ज्यादा है, वहां रोजगार की व्यवस्था नहीं है। इन सभी चीजों के बीच जो परिस्थितियां बनती हैं, यानी कि लाचारी बिहार की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते हैं अपना काम बनता है तो भाड़ में जाए जनता, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इसी बीच बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी की रस्सी तो जल गई है, ऐठन नहीं गया है। अब यह झूठी शान जो चल रही है वह ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पर, अर्थव्यवस्था क्रैश कर गया है, खजाना खाली हो गया है, आरबीआई हाथ उठा चुका है, शेयर मार्केट क्रैश कर रहा है, रुपया लगातार गिर रहा है, विदेश नीति फेल है, कूटनीति है नहीं, रक्षा मंत्री आराम से एसी रूम में बैठा हुआ है, विदेश मंत्री को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके पति कहते हैं, परकला प्रभाकर जो हैदराबाद में रहते हैं, अच्छे अर्थशास्त्री हैं, कहते हैं कि सरकार तो हवा निकाल रही है, सरकार सारे आंकड़े झूठी देती है, हकीकत यह है कि हम क्रैश हैं। और आईएमएफ की रिपोर्ट यह कहती है कि भारत सी ग्रेड है और 6ठे नहीं 7वें नंबर पर है विश्व में, टॉप
10 में भारत इंडस्ट्री में रहा नहीं, टॉप 100 से भी बाहर हो गया। व्यवस्थाएं हैं नहीं, लेकिन चांद से तारे तोड़ लाएंगे मोदी जी, कुछ भी मुमकिन है। जो कहते थे कि 75 सालों में जो नहीं हुआ हम 5 सालों में करके दिखाएंगे, तो जो व्यवस्थाएं बनी थी उसे तहस नहस कर दिया। अब नीतीश कुमार यह तो जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सुरक्षित नहीं है, लेकिन साथ रहने के अलावा उनके पास कोई व्यवस्था भी नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार 2029 चुनाव के पहले तक तो रहेंगे ही रहेंगे मोदी के साथ, उसके बाद ही विकल्प तलाश करेंगे। उसके पहले हिल नहीं सकते, अन्यथा पार्टी टूट जाएगी। यानी कि 12 सांसदों को अपने भी बचाने की कोशिश में इनकी मजबूरी बन गई। और चंद्रबाबू नायडू 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना के तहत घोटाले के आरोप में 52 दिनों तक जेल में थे 2024 लोकसभा चुनाव के पहले। और जब वह जेल में थे तो भारतीय जनता पार्टी ने शर्त पर उन्हें जेल से निकाला था कि हमारे गठबंधन में रहना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे यह कहता था कि वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी चुनाव हार रही है। तो पार्टी को, जो चंद्रबाबू नायडू मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे, नीतीश कुमार को कहा जाता था दाहिना हाथ क्या करता है बाएं हाथ को पता नहीं चलता, दोनों को ला करके बंदर बना दिया। अब ऐसे में नीतीश कुमार को भी छोड़ेगी नहीं भाजपा, यह तो तय है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में बिखराव जो लगातार हो रहा है और 18 सांसद आउट होंगे और डीएमके के 22 सांसद एनडीए में शामिल होंगे, फिर तो यह शुभ संकेत नहीं है चंद्रबाबू नायडू के लिए। लेकिन राहुल गांधी ही कर सकते हैं मुकाबला, भाजपा और आरएसएस का खेल शुरू हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को यह पता है कि मुकाबले में कांग्रेस है, सबने साथ छोड़ दिया। लेकिन दांव इतना उल्टा पड़ जाएगा, भाजपा ने यह नहीं सोचा था। यह तो सोच लिया कि हम तोड़ लिए, ममता बनर्जी के टीएमसी के 20 सांसद तोड़ लिए, उद्धव ठाकरे के 6 तोड़ दे रहे हैं, शरद पवार के 6 तोड़ देंगे, समाजवादी पार्टी के 26 तोड़ देंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 26 सांसद तो हमारे संपर्क में हैं। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि लिस्ट तो अमित शाह के पास चला गया है। और राम गोपाल यादव के साथ एक तस्वीर कुछ देते हुए अमित शाह को वायरल हो रही है। लेकिन राहुल गांधी मुकाबला कर सकते हैं, क्यों कहा जा रहा है कि इस देश के जो भी मुद्दे इस वक्त हैं, चाहे नीट को लेकर के ले ले, चाहे सीबीएसई में गड़बड़ियों को लेकर के ले ले, या हो रहे हैं या कराए जा रहे हैं, क्योंकि इसे कमाई का एक जरिया सरकार ने बना लिया है। 3562 करोड़ रुपया इस सरकार ने उससे कमाए हैं। अब सोचिए कि सरकार क्या कर रही है कि बच्चों का भविष्य पेपर लीक से बर्बाद हो रहा है। सीबीएसई में गड़बड़ी, पेपर रीचेक करा करके बच्चे असमंजस में है कि उनका सीट है ही नहीं, किसी और का सीट उनके सीट पर लगा हुआ है, और पैसे कमा रही है सरकार। इसे भी एक जरिया बना दिया। आज तक तो ऐसा नहीं था, क्योंकि आरएसएस का इस पर कब्जा है शिक्षा पर। यूनिवर्सिटी के अंदर कुलपति जो है वह आरएसएस के हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वह आरएसएस के हैं, अधिकारी आरएसएस के हैं, जज आरएसएस के हैं, सरकार आरएसएस का है। चिंता किस बात की है? लेकिन उसी पर जब हथौड़ा कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने मारा, नोटिस दे मारा कि आरएसएस बताए कि उसका रजिस्ट्रेशन कहां है, फिर दिन में तारे नजर आ गए और अब मामला फंस गया। इस मामला फंसने में कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, विनाश का वक्त आता है। तो दलित पर हमला कर बैठे, बस भाजपा के दलित क्रोधित हो गए, विरोध में आ गए। अब ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी
जब दलित की लड़ाई, SC ST की लड़ाई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लड़ाई, छात्र की लड़ाई, बेरोजगार की लड़ाई, महंगाई की लड़ाई, विदेश नीति की लड़ाई और मोदी जी के कंप्रोमाइज की लड़ाई जब लड़ रहे हैं, तो फिर यह सभी क्षेत्रीय दल साथ छोड़ करके भाग रहे हैं। क्योंकि कोई ईडी, कोई CBI, कोई इनकम टैक्स, कोई पुलिस, कोई FIR, कोई लूटपाट, कोई चोरी, सब में कोई ना कोई शामिल है। तो फिर ऐसे में इंडिया गठबंधन खत्म है। फिर बात ही क्या है। और DMK के 22 सांसद NDA में शामिल होने जा रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन बचा कहां? अब तो कांग्रेस है जो मुकाबला कर रही है। यही बात भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, जैसे ही वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और भारत जोड़ो यात्रा के अंदर हैदराबाद के 4 मिनट जाकर के शामिल हुए यात्रा में, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कांग्रेस एकल चलो की राजनीति अपनाएगी। आज वही कांग्रेस एकल चल रही है। DMK ने तमिलनाडु में भी धोखा दिया कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन में रह करके भी धोखा दिया। लेकिन सब के सब वही निकले। क्या हम यह कहें कि सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, यह कहें, या कहें कि अली बाबा का 40 चोर रक्षा कर रहे हैं? फैसला आप कीजिएगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर TFD इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।